बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स के हवाले से जनरल कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, फिर एंजाइम की कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद एंजाइम्स में जो प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कि हम कोफैक्टर कहते हैं उसके हवाले से बात की। उसमें हमने, अगर इसको रिकॉल करें तो ये बात की कि दो तरह से कोफैक्टर हो सकते हैं। दो तरह से, या तो प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, या कोफैक्टर है। फिर कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेटर या मेटल आयंस और को एंजाइम, इनमें डिफरेंस की बात की। और फिर बाद में हमने एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस को देखा कि इनमें क्या डिफरेंस है, और एग्जांपल्स के साथ फिर लोकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स 8 करेक्टरिस्टिक्स हमारी बुक में दी गई हैं। इनमें से कोई सी 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, तो एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स आप कम अज़ कम लाजमी याद करेंगे, तो बड़ी आसान है। एंजाइम के हवाले से कुछ बातें तो वही हैं जो अभी हमने रीड की कल के लेक्चर में। आल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, के सारे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन उनकी सिमेट्री, उनकी स्ट्रक्चर होता है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं खुद इस्तेमाल हुए बगैर। यानी इनका काम सिर्फ रिएक्शन को तेज करना है, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन में खुद इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट की ये एक बड़ी खूबी होती है कि वो किसी भी रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उस रिएक्शन को तेज कर देता है, और ना ही उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई रोल होता है इसका। तो देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो जो एंड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के ऊपर भी इंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंजाइम्स प्रोडक्ट में कोई पार्ट प्ले नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इनकी मौजूदगी में ये इनके कुछ हिस्से या इनकी वजह से प्रोडक्ट चेंज हो जाएं। ये सिर्फ कैरी करते हैं, स्पीड अप करते हैं, बाकी ना ही इंजाइम में उसमें रिएक्शन में कोई चेंज लेके आते हैं केमिकल, और ना ही प्रोडक्ट में कोई चेंज लेके आते हैं, उसकी नेचर को चेंज नहीं करते। स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस को हमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं हर रिएक्शन के लिए, और वो हम स्मॉल अमाउंट में ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी a सिंगल एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली सिंगल केमिकल। ये स्पेसिफिसिटी इसमें बड़ी मानी रखती है। और जो जो एंजाइम स्पेसिफिक ये नहीं होंगे वो अपना काम भी नहीं करेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में भी इस कंसेप्ट को पढ़ के आए हैं, जैसा कि आपने नाइन्थ क्लास में ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं एंजाइम वाले चैप्टर में, एंजाइम की स्पेसिफिकेशन के हवाले से। तो वो यहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्मॉल अमाउंट। उसके बाद इंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पीएच और टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर इंजाइम्स के पीएच में, उनके टेम्परेचर में या उनके कंसंट्रेशन में किसी किस्म की भी चेंज ले आई जाए तो वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर, के एंजाइम्स को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर रिक्वायर होता है। और नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इसका पॉइंट है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। वो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी अगर सादा जबान में हम करें, किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम्स की मौजूदगी में वो एनर्जी कम हो जाती है। यानी अगर कोई रिएक्शन बगैर एंजाइम्स के हो रहा है, उसके लिए सपोज 10 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर है, तो एंजाइम्स वही काम 3-4 किलो जॉल से कर लेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि इसका मतलब है कि रिएक्शन को स्टार्टअप करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो इसकी स्टार्टअप से लेके कंप्लीशन तक एनर्जी चेंजेस हैं वो कम हो जाती हैं जो एंजाइम की मदद से।
यानी वही काम है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप अगर पैदल जाते हैं तो आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है, वही काम आप रिक्शे के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर, किसी बाइक पे बैठ के जाते हैं तो वही काम कम एनर्जी में हो जाता है। और वहाँ पे वो बाइक, वो रिक्शा आपके एंजाइम का काम कर रहा है कि आपकी एनर्जी को उसने लोअर डाउन कर दिया है आपके रिएक्शन के कंप्लीट होने की। तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट, सम एंजाइम आर मैन्युफैक्चर्ड इन एक्टिव फॉर्म। वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये एक जो बॉक्स बना है आपकी बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स के सामने, उसमें से ये क्वेश्चन है और ये पेपर में आपको अक्सर आ जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया है। तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में पैदा नहीं होते। मसलन इसकी एग्जांपल यहाँ पे बात की जाती है पेप्सन और पेप्सिनोजेन की। तो ये मैकेनिज्म तो बड़ी डिटेल में हम जो हमारा 12th चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हवाला दिया गया है कि कुछ एंजाइम्स अपने इनएक्टिव फॉर्म में पैदा होते हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्टिवेट होते रहते हैं। क्योंकि अगर वो एंजाइम पहले ही एक्टिव फॉर्म में बने तो वो उस ऑर्गन को, उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसकी एक मिसाल है पेप्सन। पेप्सन जो कि लिवर में जो कि स्टोमिक में प्रोड्यूस होता है और एसिडिक होता है, स्टोमिक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जब सेक्रीट होता है सेल्स से, जिन्हें पेप्सिनो जिसे ज़ाइमोजन सेल्स कहते हैं, ये सेक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द स्टोमिक। तो जैसे जैसे फूड आती जाएगी स्टोमिक के अंदर, पेप्सिनोजिन पेप्सन में कन्वर्ट होता जाएगा। वो पेप्सन उस फूड में मौजूद प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उस प्रोटीन की डाइजेशन करती जाएगी। अगर पेप्सन पहले ही एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस कर लिया जाता और उस लिवर के गिर्द उस पेप्सन से बचाने के लिए एक लेयर होती है जो म्यूकस से बनी होती है, वो म्यूकस की लेयर भी अगर मौजूद ना हो और पेप्सन एक्टिव फॉर्म में सेक्रीट कर दिया जाए, तो वो पेप्सन फिर जो स्टोमिक की वॉल है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसलिए नेचर ने काम ये किया है कि इसको पैदा ही इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट किया जाए। विद द पैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट ये एक्टिवेट होता रहेगा। तो ये इसके पीछे सारा कंसेप्ट है। अब इसको रीड कर दें। Some enzymes are potentially damaging if they are manufactured in their active form। कि अगर एक्टिव फॉर्म में हो तो वो डैमेजिंग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी है, पेप्सन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है स्टोमिक में एंड इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर। और उस ऑर्गन का, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए दे आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव पेप्सिनोजिन फ्रॉम बाय द सेल, के सेल पेप्सिनोजिन सेक्रीट करेगा जो कि इनएक्टिव है। इट इज कन्वर्टेड इन द एक्टिव फॉर्म इन द डाइजेस्टिव ट्रैक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव। के जब फिर इसको रिक्वायर्ड होगा तो ये एक्टिव कर लिया जाता है, तो ताकि प्रोटीन की डाइजेशन भी प्रॉपरली हो जाए और वो जो ऑर्गन है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसे कैटालिसिस भी कहते हैं। ये जब इस चैप्टर में से किसी ज़माने में, आज से कोई 7-8 साल पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो तब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट होता था। अब इसमें से जो कि एमसीक्यूज ही शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, तो हम उसी लेवल पे स्टडी करेंगे। एंजाइम इज द 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है दैट इज स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, जिसके हवाले से हम पढ़ चुके हैं। अमाइनो एसिड मौजूद हैं और इसकी एक स्पेसिफिक शेप है जो ग्लोबुलर प्रोटीन की ग्लोबुलर शेप होती है। अब वो एक बात है सबस्ट्रेट, वो चीज़ ये यहाँ पे आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगी ये डायग्राम, की ये एक एंजाइम है। एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है एंजाइम की मदद से। तो सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके लगेगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, इस सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द सिंपल मोस्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबस्ट्रेट क्या है?
Every enzyme, by virtue of its specificity, recognize and react with a specific chemical substance. जिस specific chemical substance से अपनी specific nature की वजह से enzyme react करता है, या ऐसा कह लें जिसको product में convert करता है, catalyze करता है, उसको हम सबस्ट्रेट कह देते हैं। मैकेनिज्म क्या है, बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो उसमें हम ये मैकेनिज्म लिखते हैं और उसकी ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिखा जाता है। एनी एंजाइम react only with its specific substrate and transfer it into the product. It is then released unaltered and then can be used again and again. तो वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है और उसमें एंजाइम अलग हो जाता है और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ये डायग्राम्स है जिसके आप देखेंगे। इसके बाद एक्टिव साइट के हवाले से आप इस चीज़ को देख चुके हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट वो साइट है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी शो होती है कि सबस्ट्रेट इसके साथ बनता है। अब एक्टिव साइट की भी फर्दर दो साइट्स होती हैं, ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। ये इस बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया था, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में डिफरेंस क्या है, और इसको डिफरेंस की फॉर्म में इसी फॉर्म में हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। Active site and enzyme and its substrate react with each other through a definite charge bearing site. ये वाली एक साइट होती है जो चार्ज, इसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होते हैं। वो चार्ज क्या है, वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के ऊपर से बने, जिनसे मिलके प्रोटीन बनते हैं उनको अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड पर चार्ज होते हैं मुख्तलिफ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चार्ज बेरिंग साइट होती है ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाए, उसको हम नाम दे देते हैं एक्टिव साइट का। इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये वो साइट है जो एक्टिव है, जिसने एक्टिविटी शो करनी है। द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय द सम अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट। कि जो एक्टिव साइट पे मौजूद कुछ अमाइनो एसिड है, फ्यू अमाइनो एसिड हैं, उनके ऊपर जो चार्ज हैं उन वो इसको चार्ज बनाते हैं। Amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry. बाकी जो अमाइनो एसिड है वो अपने आप को क्वाइल करते हैं और एक ग्लोबुलर शेप में बनाते हैं, जैसा कि हमने कल बात की थी। अब एक्टिव साइट की फर्दर दो साइट होती हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। वो साइट जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है उसको कहते हैं बाइंडिंग साइट, और वो साइट जो कि एक्टिव उसकी कैटालिसिस करेगी उसको नाम देंगे कैटालिटिक साइट। ये डायग्राम पहले देख लें, इससे आपको समझ लग जाएगी ये सारे का सारा एंजाइम है, ये सारी की सारी एंजाइम की एक एक्टिव साइट है। तो दिस इज ऑल एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पे भी अगर आप देखते हैं कि इस एक्टिव साइट के ऊपर भी आपको ये दो तरह की साइट्स नजर आती हैं। एक तो ये वाली जहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की बाइंडिंग होगी, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी, और फिर ये वाली साइट जिसे कि इसने नाम दिया है कैटालिटिक साइट का, यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे कैटालिसिस होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम दो तरह से डिमार्केशन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में या इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टू रीजन ऑफ द एक्टिव साइट, वन इज द बाइंडिंग रीजन, अदर इज द कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग रीजन क्या है, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानेगा कि क्या ये मेरा ही सबस्ट्रेट है, उसको अपने साथ बाइंड करवाएगा और बाइंड करवाने के बाद फिर काम छोड़ देगा कैटालिटिक साइट को। जब बाइंडिंग साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, ईएस कम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, वो कम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा कैटालिटिक साइट को, कैटालिटिक साइट फिर कैटालिसिस करेगी। इससे ये मुराद है कि जब तक बाइंड नहीं होता सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के साथ, इस एंजाइम के साथ, उतनी देर तक ईएस कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, उतनी देर तक फिर कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी। फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट ईएस complex formation is must. तो बाइंडिंग साइट हेल्प्स द एंजाइम इन द रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस ऑन ईएस कम्प्लेक्स, कि ये रिकॉग्नाइज करेगी क्या ये मेरा ही सबस्ट्रेट है और फिर उसको अपने ऊपर बाइंड करवाएगी, और फिर जब ये बन जाता है ईएस कम्प्लेक्स तो ये एक्टिवेट कर देता है कैटालिटिक साइट को। फिर आगे काम शुरू होता है कैटालिटिक साइट का, जो कि कैटालिसिस करती है इसकी।
activated catalytic site. Activated catalytic site catalysis the transformation of the substrate into product. ये substrate को product में convert करेगा. बार बार ये लफ्ज़ जैसा कि हमने पढ़ा था catalysis का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है substrate का product में convert होना. Thus the enzyme alter catalysis detach. और जब enzyme after the catalysis के बाद enzyme detach हो जाएगा और product बन जाएगी. कि जैसा कि ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके बाद कैटालिसिस के बाद एंजाइम से ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगी, फिर इस एंजाइम पे नया सबस्ट्रेट आएगा और फिर इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा. एंजाइम्स को अपने जो है वो एक्टिविटी के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होगा. अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता. तो हमारे सेल में इसीलिए 90% तक हमारे सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी वहाँ पे प्रॉपरली हो सके. तो यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. यहाँ से नेक्स्ट जो इसके हैं मज़ीद कुछ मॉडल्स हैं लॉक एंड की मॉडल, उसको फर्दर क्लास में हम स्टडी करेंगे.